हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एपी, जीपी एंड एसपी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके नंबर सिस्टम का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, जिसे हम कहेंगे परसेंटेज। क्लियर है? हाँ, उसको पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर चलेंगे। उसके बाद हम लॉस एंड प्रॉफिट्स पर चलेंगे और फिर हमारी मैथ एकदम अच्छे से और आगे बढ़ती रहेगी बच्चों। क्लियर? हाँ, तो बच्चों नंबर सिस्टम का आज आखिरी चैप्टर एपी, जीपी एंड एसपी हम कोशिश करेंगे कि इसे 2 वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे बच्चों। आज के वीडियो में हम अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का उसको पूरी तरह अच्छे से समझ लेते हैं। आखिर इसमें क्या है, क्या फार्मूलाज हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, अभी तक आपके पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं, एपी से और जीपी से। एचपी से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इसलिए हम एपी जीपी को अच्छे से करेंगे और एचपी अगर इम्पॉर्टेंट लगा तो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, अभी एपी जीपी अपना करना है। तो आज एपी जीपी इनके 2 टॉपिक आपको समझने हैं बच्चों। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। अपना जो सीयूटी एग्ज़ाम है वो तो इससे कवर हो ही जाएगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। ठीक है, अब बच्चों देखें आखिर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एपी क्या होता है, मीन्स समांतर श्रेणी क्या होती है, गुरुत्व श्रेणी क्या होती है, ये आपको समझना है। अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो हेडिंग लगा लें बच्चों आप एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग लगा लें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो बच्चों देखें आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। तो आपको समझना है कुछ संख्याओं का बच्चों एक निश्चित क्रम। आखिर कैसे? तो मान लीजिए सबसे पहली हमने संख्या ली 2। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमने लिया 2, उसके बाद हमने लिया 5, उसके बाद हमने लिया 8, 11, 14, 17, 20, बाकी कंटिन्यू आगे रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा दें। तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी का। आखिर कैसे श्रेणी होती है? तो बच्चों श्रेणी मीन्स एक निश्चित क्रम में चीज़ों को रखना। ठीक है, एक निश्चित क्रम में रखी हुई चीज़ें श्रेणी कहलाती हैं। वो क्रम कैसा हो सकता है? एक चीज़ में मीन्स एक संख्या में दूसरी कोई एक निश्चित संख्या जोड़कर दूसरी संख्या बनाना, फिर उसमें कोई एक जो हमने पहले जोड़ा था फिर उसी को जोड़कर फिर एक संख्या नई बनाना, फिर उसमें उतनी ही संख्या जोड़कर फिर एक नई संख्या बनाना। ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण करेगा बच्चों। या फिर हम किसी संख्या से कुछ घटाएं तो एक नई संख्या बने, फिर नई संख्या से उतना ही घटाएं तो फिर एक नई संख्या बने, फिर उतना ही घटाएं तो फिर एक नई संख्या बने। तो मीन्स बच्चों हम या तो एक निश्चित संख्या का जोड़ करते हुए संख्याओं की एक लंबी श्रृंखला बना दें, या फिर एक निश्चित संख्या को घटाते हुए संख्याओं की एक लंबी श्रृंखला बना दें, उसे कहेंगे समांतर श्रेणी बच्चों। समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखें आखिर ये कैसे बनती हैं। तो बच्चों जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2। ठीक है, 2 से हमारी स्टार्ट हो रही है श्रृंखला या मीन्स कहेंगे श्रेणी। ठीक है, हाँ, तो 2 बच्चों होता है आपका, मीन्स जो सबसे पहला पद होगा उसे कहते हैं प्रथम पद। यहाँ पर प्रथम पद क्या है? 2। इसे हमेशा प्रेजेंट करेंगे किससे? इसे हमेशा प्रेजेंट किया जाएगा ए से।
ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसे हमेशा प्रेजेंट किया जाएगा ए से। आगे बढ़ें। अब देखिए बच्चों, ये श्रृंखला कैसी है? तो बच्चों ये एक श्रृंखला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी की। आखिर कैसे पता किया हमने? तो हम देखेंगे कि इसमें जो पहली श्रृंखला की जो पहली संख्या है वो है 2, उसके बाद आपका 5, देन 8, देन 11, देन 14। तो हम ध्यान दे रहे हैं कि 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। मीन्स 2 में 3 ऐड किया तो 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 फिर 20, 20 प्लस 3 23 एंड सो ऑन चलती ही जाएगी। तो बच्चों मैंने कहा था ना आपसे कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें किसी एक फर्स्ट नंबर में कोई एक संख्या जोड़ी जाए, फिर जो संख्या प्राप्त हो फिर उसमें वही संख्या जोड़ी जाए, तो एक निश्चित क्रम में संख्याओं को रखते हैं। आखिर कैसे रखते हैं? तो उनमें एक निश्चित संख्या का जोड़ करते हुए रखते हैं, या फिर बच्चों देखिए ये आपकी जो श्रृंखला बनी है ये एक निश्चित संख्या का ऐड कर करके बनी है। हमने 2 में 3 ऐड किया, फिर 5 में 3 ऐड किया, फिर 8 में 3 ऐड किया, फिर 11 में 3 ऐड किया, और इसी तरह हमने ये पूरी श्रेणी बना दी है बच्चों, है ना। अब देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है? 3 का अंतर, 3 का अंतर। इनमें समान अंतर है तभी ये समांतर श्रेणी कहला रही है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अब नाम से समझेंगे क्या? समान अंतर, ठीक है। समांतर मीन्स सम, और सम मीन्स बच्चों समान और अंतर, ठीक है। जहाँ पर समान अंतर होगा, जहाँ पर दो संख्याओं के बीच में समान अंतर होगा, देखिए 3 3 है ना सब में, तो वो कहलाएगी आपकी समांतर श्रेणी, ठीक है। और जो बच्चों दो संख्याओं के बीच में अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप सर्वांतर, ठीक है। इसे आप कहेंगे सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में कहेंगे कॉमन डिफरेंस, ये जो बीच में अंतर होता है ना बच्चों, हाँ, तो इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसे आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ये जो आपका 3 है, इससे आप किससे प्रेजेंट करते हैं? इससे आप प्रेजेंट करते हैं डी से, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वांतर, ठीक है बच्चों। तो इसे हिंदी में कहते हैं सर्वांतर और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे प्रेजेंट किया जाता है डी से, और जो हमारा प्रथम पद होता है उसे प्रेजेंट किया जाता है ए से, और इसे आप क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इंग्लिश में कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं ए से, और हिंदी में होता है प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? हाँ, तो बच्चों देखिए अब बात यहाँ पर आ रही है कि ये तो एक जोड़ वाली हो गई है ना। अगर हम एक माइनस वाली श्रृंखला बना दें, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम ले बच्चों, कैसे? मान लीजिए आपकी संख्या है पहली 25, ठीक है। उसके बाद आया आपका 23, फिर 21, फिर बच्चों 19, फिर 17, फिर आपका 15, फिर आपका 13, फिर आपका 11, फिर आपका 9, फिर आपका 7, फिर आपका 5, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका 1। अब बच्चों देखिए मैंने आपसे कहा था समांतर श्रेणी 2 प्रकार से बनेगी, या तो एक निश्चित संख्या का उसमें जोड़ होगा, या तो एक निश्चित संख्या का घटाव होगा, सभी संख्याओं में समान रूप से बच्चों, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, समान रूप से। अब देखिए ये तो हमारा प्रथम पद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं क्या यह समांतर श्रेणी है। तो हाँ, अगर हम इसे चेक करें और इनमें दो संख्याओं के जो अंतर है वो सभी में समान निकल आए, ठीक है बच्चों, सो ऑन, तो हम कह पाएंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चेक कर लेते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, है ना बच्चों। 2 में से 2 जाएगा तो 0। 23 तो 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। 11 में से 9 जाएगा तो 2, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 5 गया 2, एंड इसी तरह बच्चों आपका फिर यहाँ 2, और आगे आप चेक करेंगे
तो आगे भी आपको दो दो का अंतर दिखता जाएगा। मीन्स यह एक हमारी समांतर श्रेणी है बच्चों। यहाँ पर समान अंतर आपको संख्याओं के बीच में मिलता चला जा रहा है और ये एक आपकी समांतर श्रेणी बन चुकी है। जहाँ पर आपका 2 क्या है, इसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस या फिर डी हम कहेंगे, और ये आपका प्रथम पद ए है बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, तो देखिए क्या समझा आपने कि हमारी जो श्रेणियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अतः, ठीक है, अतः पहली श्रेणी क्या बनेगी आपकी, जोड़ वाली, और दूसरी श्रेणी क्या बनेगी आपकी, माइनस वाली। आखिर कैसे? तो देखिए हमने पहली कोई संख्या ली a, ठीक है बच्चों, हमारा मान लीजिए a क्या है, 2, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको श्रेणी का रूप बता रहा हूँ। किसमें? आपको मैं श्रेणी का रूप बता रहा हूँ अक्षरों में, मीन्स अल्फ़ाबेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, है ना। हाँ, तो देखिए पहला आपका एक संख्या है, ठीक है बच्चों, एक लेटर है a। अब संख्या में हमें एक निश्चित संख्या ऐड करनी है बच्चों, क्योंकि हम श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं, जोड़ वाली हम देख रहे हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 लिया, 2 आपका a है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 में हमने 3 जोड़ा तो 5 आया था बच्चों। हाँ, तो मान लीजिए a प्लस 3 को हमने किससे प्रेजेंट किया था, d से बच्चों, है ना। हाँ, तो हमने जोड़ा d, तो बच्चों ये आपका पहला पद, उसके बाद ये आपका दूसरा पद। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, क्योंकि देखिए हमारा जो पहला पद था वो 2 था, फिर 2 में हमने 3 ऐड किया, ये 3 ऐड किया तो आपका दूसरा पद बन गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब आपको तीसरा पद बनाना है अपना, तो a प्लस, अब बच्चों देखिए इसमें हमने 2 में यहाँ पर 1 3 जोड़ा था तो 5 आ गया था, फिर 5 में हमने 1 3 जोड़ा तो 8 आ गया था। ठीक है, या फिर कहें तो हमने जब 2 में 2 3 जोड़ दिए थे बच्चों, है ना, 3 और 3, अगर हम 3 3 2 3 मीन्स 6 2 में ऐड करते हैं तो आपका 8 बन रहा था बच्चों। फिर से समझिए, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 है ना, 2 में आप 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 बन रहा था, 5 में फिर 3 ऐड कर रहे हैं तो 8 बन रहा था, है ना। हाँ, अगर हम सीधा 2 में 6 ऐड कर देते तो आपका 8 बन जाता, है ना बच्चों। अगर हम 2 में सीधा 6 ऐड कर देते तो आपका 8 बन जाता। क्लियर है? हाँ, तो मीन्स इसका है हम 2 में क्या ऐड कर रहे हैं, हम 2 में ऐड कर रहे हैं 2 बार d को, है ना बच्चों। 1 बार d 3 यहाँ, फिर 1 बार d 3 यहाँ, समझ गए। तो जब हम तीसरे पद पर पहुँच रहे हैं तो हम a में मीन्स पहली संख्या में 2 बार 2 इंटू मीन्स 2 बार d को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम अपने चौथे चरण पर पहुँचेंगे तो हम 3 बार ऐड कर रहे हैं, 5वें पर पहुँचेंगे तो हम 4 बार ऐड कर रहे हैं, 6ठे पर पहुँचेंगे तो हम 5 बार ऐड कर रहे हैं, 7वें पर पहुँचेंगे तो आप 6 बार ऐड कर रहे हैं, और इसी तरह यह चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहली पद मीन्स पहला पद, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सता और फिर आठवां। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह माइनस वाली अगर बनाएं तो पहले हमारी संख्या मान लीजिए a है, उसमें से हमने कोई निश्चित संख्या घटाई तो a माइनस डी, उसके बाद फिर हमने देखिए यहाँ हमने 2 घटाया था, ठीक है बच्चों, तो a माइनस डी हो गया। उसके बाद हमने अगर हम 25 में से सीधा 4 घटा देते मीन्स 2 टाइम्स 2 घटा देते तो हमारा 21 आ जाता बच्चों, है ना। हाँ, तो मीन्स जब हम तीसरे पद पर पहुँचते हैं तो हम क्या करते हैं, a माइनस हम 2d कर देते हैं। ठीक है, जब हम चौथे पर पहुँचेंगे तो क्या करेंगे, a माइनस 3d कर देते हैं। देखिए अगर हम चौथे पर पहुँचे 1 2 3 4 चौथे पर आ गए तो हम क्या करते हैं, 3 बार का 2 घटा देते हैं, मीन्स 3 टाइम्स आपका 2 जो होता है वो घटा देते हैं। ठीक है, इसमें हमने घटाया ना, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, फिर इसके बाद आएगा आपका 5वां पद। तो 5वें पद में हम 4 टाइम्स डी अपना माइनस करते हैं, छठे में इस तरह, सते में, फिर आपका 7वें में आपका इस तरह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं कि आपका पहला पद, यह आपका दूसरा, फिर आपका तीसरा, फिर आपका चौथा, फिर आपका 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, फिर 8वां, और ये चलता रहेगा बच्चों। तो एक बात आप ध्यान देंगे क्या, कि जिस पद की बात की जाती है, मान लीजिए आपसे बात की गई 5वें पद की, तो कौन सा 5वां पद, 1 2 3 4 5,
पाँचवा पद है, तो उसमें जो आपका डी होता है उसका गुणक जो होता है वो एक कम होता है ना, क्योंकि जो हमारा पहला था उसमें डी नहीं था, तो एक घट जाता है डी, है ना बच्चों। हाँ, तो जब पाँचवें पद की बात की गई तो a+4d, जब छठे की बात की गई तो a+5d, है ना बच्चों। हाँ, तो एक बात यहाँ से आप ध्यान देंगे, आपके पास एक फार्मूला आएगा निकल कर, क्या, जब आपसे कहेगा कि nवां पद बताइए, मान लीजिए आपसे कहा गया 50वां पद बताइए, इस श्रृंखला का 50वां पद बताइए, तो आप क्या लिख पाएंगे, a+49d बच्चों, है ना, क्योंकि एक डी आपको घटा कर लिखना है। मीन्स जो हमारा 50वां पद होगा वो क्या होगा, a+49d, क्योंकि देखिए जैसे हमारा 5वां पद था तो a+4d था, है ना, 5 से कम 4d। अगर हमारा 6वां पद था तो a+5d था, हमारा 7वां पद था तो a+60 था, तो हमारा जो हमारा 50वां पद होगा वो a+49d होगा ना बच्चों। हाँ, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना है, क्या, nवां पद मीन्स बच्चों कोई भी पद हो, ठीक है। हाँ, nवां पद मीन्स कोई भी पद हो, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, a+n-1 अब n क्या है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अब जैसे आपसे कह दिया जाए n मीन्स जो पद आपसे बोला जाए, जैसे आपसे कह दिया गया 50वां पद बताइए, तो T50 इज इक्वल टू a+50-1, n क्या है 50-1 इंटू डी, मीन्स जो 50वां पद होगा उसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, a+49d बच्चों, समझ में आया आपको। हाँ, तो nवां पद मीन्स आपसे कोई भी पद पूछ लिया जाएगा। करेक्ट बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहीं पर आपको एक फॉर्मूला और सीख लेना है, क्या, अब कोई श्रृंखला आपको दी जाए, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आप नोट करेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला, जब आपसे पूछ लिया जाए, क्या बच्चों, पूछा जाए आपसे कि बताइए कि आखिर इस श्रृंखला में कितने पद हैं, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप लास्ट टर्म मीन्स जो आखिरी पद हो श्रृंखला का, मान लीजिए हमने श्रृंखला यहीं पर 20 में ख़त्म कर दी होती तो यहाँ पर 20 आपका लास्ट टर्म हो जाता, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स ए बच्चों, ठीक है, फर्स्ट टर्म अपॉन में d+1 बच्चों, ठीक है। हाँ, तो जब भी आपसे कहा जाए इस श्रृंखला में कितने पद होंगे तो आप कैसे बताएंगे, आप कहेंगे मुझे इस श्रृंखला का आखिरी पद बताइए और पहला पद बताइए, सर्वांतर बताइए, देन मैं निकाल सकता हूँ बच्चों, है ना। हाँ, और आपको ये सब ज्ञात करना होगा। अब बच्चों देखिए, अब आपको सीखना है इन टर्म्स का योग। मान लीजिए आपको एक श्रृंखला दे दी गई, यही मान लीजिए आपके पास श्रृंखला है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ठीक है, ये आपकी एक श्रेणी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कह दिया गया इसमें 50 पदों का योग बताइए, मान लीजिए इस पूरी श्रृंखला में 50 पद हैं, अब आपसे कह दिया गया उस पूरी श्रृंखला का योग बताइए, ठीक है बच्चों, इस पूरी श्रृंखला में जितने जो आपके टर्म्स हैं उनका आप योग बताइए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, वो चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है। हाँ, तो देखिए कैसे सीखेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो पेज चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो हेडिंग लगाएं सम ऑफ इन टर्म्स। एक सेकंड बच्चों, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे, ठीक है। तो हेडिंग लगाएं सम ऑफ इन टर्म्स। सम ऑफ इन टर्म्स, जैसे आपसे कोई श्रृंखला दे दी जाएगी, उसमें पूछ लिया जाएगा इस श्रृंखला में 50 पदों का योग बताइए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको सीखना है बच्चों। देखिए बच्चों, अब एक बात आपको शायद पता हो या फिर मैं बता दे रहा हूँ, जब कोई बच्चों श्रृंखला होती है, मीन्स कोई श्रेणी होती है, कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो जब उसमें आपको एवरेज निकालना होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक श्रेणी है जिसमें डिफरेंट ऑर्डर में आपकी संख्या दी गई हैं, तो जब उसका एवरेज निकालना होता है तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या, एवरेज,
अभी हम बच्चों सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले तक ही पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपको सीखना है कि जब श्रेणी के एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एल बाई टू। अब बच्चों आप पूछेंगे कि l क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चों जो l होता है वो होता है किसी भी श्रेणी का आखिरी टर्म। आखिरी टर्म को हम क्या कहते हैं, l। ठीक है, ये बात आप नोट करते जाएंगे। a हो गया पहला पद और l हो गया आखिरी टर्म, d हो गया सर्वांतर और फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए बच्चों एवरेज कैसे निकालते हैं, पहला पद जोड़ते हैं प्लस आखिरी पद जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं तो श्रृंखला का आपका एवरेज पता चल जाता है। या फिर दूसरा मेथड होता है जितने भी पद दिए गए हैं उनका योग, मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, जितने भी उसमें टर्म्स हों उन सभी का ऐड करना है। सम ऑफ n टर्म्स अपॉन में जितने पद हों उनका नंबर नीचे लिख देना है। मान लीजिए 50 पद हैं तो सबसे पहले 50 पदों के ऊपर योग, फिर नीचे 50। 2 प्रकार से हम निकालते हैं, तो पहला फार्मूला ये और दूसरा फार्मूला ये। तो बच्चों ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों हम एवरेज ही निकाल रहे हैं। तो एवरेज इसके बराबर भी इसके बराबर भी, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हमें फार्मूला किसका निकालना है ये आप यहाँ लिखेंगे। हम फार्मूला निकाल रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स का। क्या निकल आएगा, ये n आपका ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये n आपका ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे ही रहेगा। मीन्स फार्मूला क्या बन जाएगा, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, हाँ तो जब भी आपसे कहे कि सम ऑफ n टर्म्स बताइए तो आप क्या करेंगे, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। ये आपका पहला फार्मूला बन जाएगा। जब आपके पास आखिरी पद दिया होगा तब के लिए फार्मूला होने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आपके पास जो आखिरी पद है वो नहीं है तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए जहाँ l इज इक्वल टू आखिरी पद। आखिरी पद, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जो बच्चों l होता है आखिरी पद, उसे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका nवां पद ही होता है। मान लीजिए आपसे कह दिया गया किसी श्रृंखला का 50वां पद। अब बच्चों जो 50वां पद है यही आपका आखिरी पद है, तो इसे हम nवां पद भी कह सकते हैं ना। हाँ, तो उसे जब आखिरी पद होता है उसे 2 प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए जो हमारे पास श्रृंखला थी बच्चों, इसमें ये, तो मान लीजिए ये आपका 20 यहीं पर से आपकी श्रृंखला समाप्त है। ठीक है, तो 20 है, इसे आप l भी कह सकते हैं, करेक्ट। और इसे आप कह सकते हैं कि ये आपका कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स ये आपका 7वां पद है। तो इसे आप nवां पद मीन्स 7वां पद भी कह सकते हैं और आखिरी पद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप T7 भी कह सकते हैं और L भी कह सकते हैं। 2 प्रकार से इसे कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, हाँ, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हो सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, करेक्ट। तो यह nवां पद ही होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए nवें पद को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे थे। nवें पद का हमारा फार्मूला था क्या, चूँकि nवां पद मीन्स Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला आपने सीखा अभी। अब देखिए, सो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस, अब l की जगह आप क्या रखेंगे, अब चूंकि बच्चों nवां टर्म l ही होता है ना, तो इज इक्वल टू हम l के इसके दिखा सकते हैं। मीन्स l की जगह हम क्या रख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इन ब्रैकेट। a तो आपका पहले से ही रहेगा ये वाला, बाकी ये वाला है ना, और l की जगह आपको ये वैल्यू पूरी रख देनी है। ठीक है, ये आपका पहले से है, l की जगह आपको पूरी वैल्यू रख देनी है। देन आपका क्या बन जाएगा, अब बच्चों जो सम ऑफ n टर्म्स होता है उसे हम इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं Sn। ठीक है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट ऑफ, और ये आप एक अलग फार्मूला भी क्रिएट हो गया। जब आपके पास लास्ट पद नहीं दिया होगा तब के लिए फार्मूला है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो आपने ये भी सीख लिया। अब इसके बाद आपको सीखना है
कि आखिर किसी श्रृंखला में जब हम पद मानते हैं तो कैसे मानते हैं, मीन्स टर्म मानना होता है। तो हेडिंग लगाएं। मान लीजिए आपसे कह दिया गया किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में 3 पद मानिए, तो कैसे मानना है आपको, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो हेडिंग लगाया 3 टर्म्स AP में मानना हो तो। ठीक है, देखिए जब आपको 3 टर्म्स AP में मानने हो तो आप कैसे मानेंगे, ये आप ध्यान देंगे। करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले आप एक बेसिक बीच वाला जो पद है वो मान लेंगे A। ठीक है, उसके आगे वाला एक आप मान लेंगे A+D और उसके पीछे वाला आप एक मान लेंगे A-D। जब आपको 3 पद मानने होंगे तो आप यही 3 पद मानेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में। एक बात ध्यान देंगे, ये समांतर श्रेणी की बात हो रही है। करेक्ट। तो जब 3 टर्म आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मानने होंगे तो आप A-D A+D मानेंगे। दूसरा, 5 पद मानने हों, एज्यूम करना हो बच्चों आपको 5 पद, तो कैसे मानेंगे देखिए। तो इसमें 5 पद मानने होंगे तो आपको पहले A मान लेना है, उसके बाद A+D, उसके बाद A+2D। ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद इधर आपको 2 मान लेने हैं A-D और A-2D। जब 5 मानने होंगे तो आप ये 5 पद मानेंगे। इस क्रम में आपको मानना है बच्चों। ठीक है, समझ गए बच्चों आप। जब आपसे कहे कि आप 4 टर्म मानिए, 4 टर्म मानिए, तो आप कैसे मानेंगे देखिए। 4 टर्म मीन्स पद मानना हो तो। जब आपसे 4 टर्म मानने के लिए कहा जाए, ठीक है बच्चों, तब आप क्या करते हैं, आप जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उससे आप 2D ले लेते हैं। करेक्ट। जब 4 टर्म मानने हो तो आप 2D ही लेंगे कॉमन डिफरेंस, और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, हाँ। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बेसिक मान लेना है A-D। इसका थोड़ा बच्चों, जब इसमें आपको 4 टर्म मानने होंगे तो आप कैसे मानेंगे, जब आपको 4 टर्म मानने के लिए कह दिया जाएगा तो वहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस अपना 2D लेंगे। ठीक है, हाँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब आपसे 4 टर्म मानने के लिए कहेगा तो वहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस 2D होगा, और फिर आप 4 टर्म इस प्रकार मानेंगे। पहला मान लेंगे A+D और फिर उसके बाद वाला बच्चों क्या करेंगे, 2D ऐड करेंगे उसमें, तो A+D फिर A+3D। ठीक है बच्चों, फिर A+D से 2D माइनस करेंगे तो A-D, और A-D से 2D माइनस करेंगे तो A-3D। ठीक है बच्चों, दिमाग में रखेंगे कि जब 4 पद मानने के लिए कहे तो इस तरह, 5 मानने के लिए कहे तो इस तरह, और जब 3 मानने के लिए कुछ कहे तो इस तरह। ठीक है, हाँ, ज़्यादा आवश्यकता हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक की ही बढ़ने वाली है, 4 या फिर 5 बस। ठीक है बच्चों, 6-7 मानने के लिए नहीं कहता है, नहीं तो क्वेश्चन आपका बड़ा होता चला जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन में ही अब आपको पढ़ना है एवरेज। एवरेज कहें या फिर कहें तो अर्थमेटिक मीन। ठीक है बच्चों, उसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अब हेडिंग लगाएंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ओर बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसमें अपना जो हेडिंग है वो लगाते हैं बच्चों, क्या, अर्थमेटिक मीन। तो हेडिंग लगाइए अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों अब आपको समझना है कि आखिर अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो देखिए अर्थमेटिक मीन का सिंपलेस्ट फॉर्म हम कहें तो एवरेज। ठीक है, एवरेज हम कैसे निकालते थे,
मान लीजिए हमारे पास 5 कुछ वस्तुएं होती थी, 5 आर्टिकल्स होते थे, तो उनका एवरेज हम कैसे निकालते थे? हम उन सभी को जोड़ देते थे। मान लीजिए 5 संख्याएं आपके पास, उनका एवरेज निकालने के लिए कहेगा तो आप कैसे निकालते थे? पाँचों संख्याओं को ऐड करके उसमें 5 से भाग देते थे, तो आपका एवरेज निकाल आता था बच्चों, है ना? हाँ, तो जब भी आपसे कहेगा कि 2 संख्याओं का, किसी श्रेणी में 2 संख्याओं का आप अर्थमेटिक मीन बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों? तो एक पॉइंट लिखेंगे आप, 2 हेतु, 2 राशियों हेतु, 2 राशियों हेतु अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों AM, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जैसे कि हमें पता है, दोनों को ऐड कर देंगे हम। मीन्स मान लीजिए पहली संख्या, पहली राशि A है, दूसरी राशि B है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन निकल आएगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब देखिए, अभी यदि आपसे कह दिया जाए कि श्रेणी में इतने पद हैं, मान लीजिए 40 पद दे दिए गए आपको, अब कह दिया गया इन 40 पदों का आप अर्थमेटिक मीन बताइए, क्या निकलेगा बच्चों? ठीक है, इस तरह निकालने के लिए आप कह दिया गया आपसे, तो आप क्या करेंगे? तो इन पदों के लिए, इन टर्म्स हेतु मीन्स के लिए अर्थमेटिक मीन क्या निकल आएगा बच्चों? सम ऑफ एन टर्म्स, मीन जितने टर्म दिए गए हैं उनका सबका योग, तो सम ऑफ एन टर्म्स अपॉन बच्चों जितनी टर्म्स की संख्या है मीन्स n, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स अपॉन n, ये आपका फार्मूला हो जाएगा बच्चों। और सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है। अपॉन में n भी आपका दिया गया है, इस n से आपका ये वाला n कट जाएगा बच्चों, और अर्थमेटिक मीन फॉर n टर्म्स का आपका अर्थमेटिक मीन फॉर n टर्म्स, ठीक है, उसका फार्मूला आ जाएगा आपके पास 1/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में काम आने वाला है अच्छे तरीके से बच्चों। करेक्ट, समझ में आया आपको? हाँ, अब देखिए बच्चों, अब समझते हैं आखिर हेडिंग लगाएं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों। हाँ, तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हेडिंग लगा लें, एक सेकंड बच्चों। हाँ, अब हेडिंग लगाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, करेक्ट बच्चों, मीन्स गुणोत्तर श्रेणी, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। अब देखिए बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, मीन्स गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी होती है, उसमें जो श्रेणी होती है बच्चों, उसमें सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। एकदम समझ में आया बच्चों आपको? सही है ना? हाँ, जो समांतर श्रेणी होगी उसमें सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा बच्चों वो समान होगा, करेक्ट है। अब बच्चों, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स गुणोत्तर श्रेणी होती है, GP जिसे हम कहते हैं, उसमें सभी संख्याओं के बीच का जो अनुपात होता है वो समान होता है। आखिर कैसे? तो एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाते हैं। पहली संख्या हमने लिया 2, फिर हमने लिया 8, फिर हमने लिया 32, ठीक है बच्चों। हाँ, फिर हमने लिया 128, करेक्ट, और ये इस तरह चलती जाएगी बच्चों। ये आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसे आप समझिए। कैसे समझेंगे? तो बच्चों, मैंने बताया था अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो उसमें सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। देखिए कैसे, इसमें चेक करते हैं क्या इसमें सभी अंतर समान है। तो देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 32 में से यहाँ पर 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों? 24, है ना। इसलिए यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर बचा 24, जो कि एकदम भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पॉसिबल नहीं है। सभी के बीच में अंतर समान होना चाहिए, तभी वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक एग्जाम्पल है वो बन सकता है बच्चों, है ना। अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आखिर कैसे समझेंगे। तो बच्चों देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझने का एक फार्मूला क्या? एक सिस्टम जिससे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का निर्माण होता है। क्या होता है? जब हम
दूसरी संख्या में पहली संख्या से डिवाइड करें, ठीक है। जब हम दूसरी संख्या में पहली संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वोशिएंट आएगा, मीन्स जितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार हमने टेबल पढ़ा, 2 4 जा 8। फिर हमने अगली संख्या में पिछली वाली संख्या से डिवाइड किया तो 8 4 जा 32, ठीक है। फिर हमने अगली वाली संख्या में 32 से, ठीक है बच्चों, जो पिछली वाली संख्या उससे डिवाइड किया तो कितना आया बच्चों, 4 आ गया। और ये क्रम आगे फिर चलता जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो तो समान नहीं है, लेकिन अनुपात समान है ना बच्चों। क्योंकि अनुपात कैसे समान है, जब हम 8 का डिवाइड 2 में कर रहे हैं, सॉरी, जब हम 2 का डिवाइड 8 में कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, 32 में 8 का कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, 128 में 32 का कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक विशेषता ये होती है कि इसके बीच का जो बच्चों अनुपात है, मीन्स इसमें एक संख्या हमने ले ली, उसके बाद हमने किसी संख्या को उसमें गुणा किया, फिर जो संख्या प्राप्त हुई हमने फिर उसी संख्या में उसी संख्या का, फिर जो हमें संख्या प्राप्त हुई फिर हमने उसी में पुरानी वाली जो हमने संख्या गुणा की थी फिर उसका गुणा कर दिया, फिर जो प्राप्त हुई उसमें फिर उसी संख्या गुणा कर दिया, फिर जो प्राप्त हुई उसमें हमने फिर वही संख्या गुणा कर दिया जिसका पहली बार हमने गुणा किया था पहली संख्या में, है ना। आखिर देखिए कैसे एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। पहले हमने 2 लिया, 2 में हमने 4 का गुणा किया तो 8 आया, फिर हमने 8 में 4 का गुणा किया तो 32 आया, फिर हमने 32 में 4 का गुणा किया तो 128 आया। अब फिर हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आगे हमें संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की विशेषता ये होती है, इसमें जो अनुपात होता है, अनुपात कैसे, मीन्स 8/2 इज इक्वल टू 32/8 इज इक्वल टू 128/32। तो ये आपका क्रम चलता जाता है। इसका जो अनुपात होता है वो सब जगह समान होता है बच्चों, है ना। हाँ, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे बच्चों, ये तो प्रथम पद होता है ना। अब शब्दावली मीन्स जो इनके वर्ड्स हैं वो सीख लेते हैं। नेम्स प्रथम पद, और बच्चों जी एक अंतर होता है, ठीक है, मीन्स अनुपात, सॉरी अनुपात जो होता है इसे कहते हैं सर्वानुपात। सॉरी बच्चों, इसे कहेंगे सर्वानुपात, ठीक है। हाँ, सर्वानुपात मीन्स सभी का अनुपात, इसका भी अनुपात, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का जो अनुपात है। कैसे, 8/2, 32/8, 128/32, फिर आगे जो संख्या आएगी उसके बटे में 128। इसी तरह जो बच्चों अनुपात बनता हुआ चला जाता है उसी को कहते हैं सर्व अनुपात। मीन्स सर्व मीन्स सभी, अनुपात मीन्स रेशियो, सभी का रेशियो। सभी का रेशियो क्या है, यहाँ पर 4 है, और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, इससे प्रेजेंट करते हैं R से, और इसे A से प्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, A से। तो जो सर्वानुपात होगा वो R होगा और जो प्रथम पद है वो A होगा बच्चों, क्लियर है। हाँ, अब देखिए R को कैसे निकालते हैं। तो R को फाइंड करने का एक ही फार्मूला कि जो दूसरा वाला पद हो, किसी भी संख्या को ले लीजिए, ये 128 है तो 128 मीन्स हमें यहाँ पर निकालना है, तो 128 को A2 और फिर 32 को A1 मान लेंगे, करेक्ट। फिर हमारा जो अनुपात है बच्चों वो निकल आएगा, किन्हीं भी 2 पदों से हम निकाल सकते हैं। इसे कहेंगे सर्वानुपात का फॉर्मूला, करेक्ट है। अब देखिए इसके बाद बच्चों सर्वानुपात हमने सीख लिया, प्रथम पद हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि आखिर इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, मीन्स लेटर्स के फॉर्म में। जैसे हमने अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखा था, इसको भी प्रेजेंट करके देखते हैं। तो बच्चों एक संख्या हमने ले ली A, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए A हो गई, उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें हम किसी निश्चित संख्या गुणा करेंगे। अब वो निश्चित संख्या हमारी क्या होती है बच्चों, R, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये R ही तो है, जो आपका 4 है वो R ही है। तो हमने A के साथ R का गुणा कर दिया, ये हमारा दूसरा पद बन गया बच्चों, है ना। फिर हमने जब अगला पद प्राप्त करना चाहा तो अब हम क्या करेंगे, फिर एक बार R का गुणा करेंगे, है ना बच्चों, क्योंकि हम हर बार 4 का गुणा करते चले जा रहे हैं। जब फिर इसमें R का गुणा करेंगे तो हो जाएगा AR², ये आपका तीसरा पद हो गया। फिर एक बार प्राप्त करने के लिए चौथा पद AR³ हो जाएगा, फिर इसमें R का गुणा होगा ना बच्चों, AR² में फिर R का गुणा होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा AR³। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसके बाद 5वां पद प्राप्त करेंगे तो कैसे हो जाएगा AR⁴, फिर छठा तो AR⁵ और ये चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ,
मीन्स जो पद हमें निकालने के लिए कहेगा उसमें आर की पावर एक कम रखनी है। जैसे तीसरा कहा गया तो ए आर स्क्वायर, चौथा कहा गया तो ए आर क्यूब, पाँचवा कहा गया तो ए आर की पावर 4, छठा कहा गया तो ए आर की पावर 5। करेक्ट हुआ। हाँ, तो बच्चों देखिए, जब भी आपसे कहेगा तो, ठीक है, जब भी आपसे कहे कि एनवा पद बताइए, मीन्स आपसे कह दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी का 40वां पद बताइए, तो उसे हम किस प्रकार कह रहे हैं, T40, ठीक है, मीन्स 40वां पद इज इक्वल टू कैसे याद करेंगे, एक कम, मीन्स ए आर की पावर 39, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका फॉर्मूला बनेगा एनवा पद फॉर्मूला, इसे कहेंगे एनवा पद, ठीक है। एनवा पद मीन्स कोई भी पद, तो उसका फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर n-1। एन क्या है, जो पद आपसे पूछे, मान लीजिए 40वां कहा गया तो a इंटू आर की पावर 40 - 1 मीन्स 39, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फॉर्मूला nवें पद के लिए, nth टर्म के लिए बन जाएगा, ए आर की पावर n-1। करेक्ट हुआ। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला। तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया ये वाला, ये दूसरा हो गया, तीसरा सम ऑफ एटम्स। सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, तो इस यहाँ पर बच्चों सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बनता है a इन ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन r-1। और ये चीज़ कब होगी, जब आपका जो r होगा बच्चों वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, जब आप r निकालते हैं कैसे, दूसरे पद में पहले पद का डिवाइड करके, तो जब आप r निकलेगा तो उसे ध्यान देंगे जब वो 1 से बड़ा होगा तो वहाँ पर ये सूत्र लगेगा, ठीक है। हाँ, अब चौथा, जब r आपका 1 से छोटा होगा तब सम ऑफ एटम्स Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, जब आपका r 1 से छोटा होगा तो फार्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब देखें, जब आपसे कह दिया जाए अगर आपकी श्रृंखला बच्चों अनंत तक चलने वाली हो, ठीक है, और अनंत तक के पदों का योग आपसे पूछ लिया जाए, तब आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। ये अनंत तक के लिए हो गया। कुछ फार्मूलाज आपको याद करने हैं, उन्हें आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और सीखनी है, क्या, जब टर्म मानने के लिए कह दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब जैसे टर्म मानने के लिए आपसे कह दिया जाएगा तो कैसे मानेंगे, इधर समझा देते हैं आपको। देखिए, देखिए बच्चों, जब भी आपसे कह दिया जाए, इधर थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देते हैं ना बच्चों, ठीक। तो जब भी आपसे कह दिया जाए टर्म मानना होगा, जब 3 टर्म मानने हों, तो आप कैसे मानेंगे बच्चों, पहला टर्म a, ठीक है, नेक्स्ट टर्म a r, करेक्ट बच्चों, इसके पहले वाला a अपॉन r, तो ये 3 टर्म आप इस तरह मान लेंगे, करेक्ट बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसलिए बताता हूँ, वरना इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इन्हें बताना पड़ता है बच्चों, ठीक है। हाँ, जब 5 टर्म मानने को कहेगा, ठीक है बच्चों, जब 5 टर्म मानने को कहेगा तो आप कैसे मानेंगे, पहला a, दूसरा a r, तीसरा a r स्क्वायर, इसके पहले वाला a अपॉन r, इसके पहले वाला a अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। जब 5 मानने के लिए कहेगा तो आप कुछ इस तरह मानेंगे बच्चों, ठीक है, करेक्ट हुआ। अब इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक बच रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो ज्योमेट्रिक मीन का होता है बच्चों, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो वो हम करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चंस के जरिए उसको समझ लेंगे बच्चों, करेक्ट हुआ। हाँ, तो बच्चों आपका जो मेन टॉपिक है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो यहीं पर बच्चों समाप्त होता है, ठीक है। समझ में आया होगा, जहाँ पर भी कुछ भी दिक्कत होगी तो ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन बच्चों, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, और वीडियो को पीछे करके देखें अगर समझ में ना आया हो, बाकी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बच्चों अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो जिससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है बच्चों, है ना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।
और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।